हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हम DSSB TGT इंग्लिश के सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस करते हैं। अब इसमें जो अभी फिलहाल जो सीरीज चल रही है वीडियोस की, वो चल रही है अमेरिकन ऑथर्स की। ठीक है, अमेरिकन ऑथर्स, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑथर्स हैं और स्पेशली जो DSSB में बन सकते हैं, जिससे TGT इंग्लिश में जिससे सवाल बन सकते हैं, ऐसे अमेरिकन ऑथर्स को हम देख रहे हैं। अब इसमें आज जो बारी है, ये बहुत ही इमिनेंट ऑथर हैं, अमेरिकन राइटर हैं, ठीक है, जिनका नाम है विलियम कथवर्थ फॉकनर। अक्सर हम इन्हें विलियम फॉकनर के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका जो पूरा नाम है वो भी आपको पता होना चाहिए। इनका जो कंप्लीट नेम है वो है विलियम कथवर्थ फॉकनर, जिनका जन्म 1897 में होता है और मृत्यु 1962 में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर रहे हैं ये। इनके बारे में हम जानेंगे, इनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे, इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, सारी चीजों को जानेंगे। उसके बाद में इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQs भी हम करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। पहले ध्यानपूर्वक आप सारी चीजों को सुनेंगे, सारी चीजों को नोट डाउन करना चाहे नोट डाउन करेंगे, इनकी बायोग्राफी के बारे में, इन्हें जो इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं उनके बारे में, इनके जो इंपॉर्टेंट नॉवल या शॉर्ट स्टोरीज हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद अगर आप ध्यान से इन चीजों को समझ लेते हैं, तब हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपने कितना रिकॉल कर लिया है या कितना आपको लर्न हो गया है। ओके, तो साथ के साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। लास्ट में जितना कंटेंट हम पढ़ेंगे ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो ध्यान से आपको देखना है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो विलियम फॉकनर, जिनका जन्म 1897 में और मृत्यु 1962 में होती है, वॉज अ रेनाउंड अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड स्क्रीन राइटर फ्रॉम मिसिसिपी। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका प्रोफेशन क्या क्या रहा है। देखो, नॉवेलिस्ट भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, और अपने लाइफ के अंतिम दिनों में ना इन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखना शुरू कर दिया था। ये स्क्रीन राइटर भी रहे। ठीक है, कहाँ पे? मिसिसिपी में। तो सबसे पहले इनका जन्म की बात कर ले, ठीक है, इनके अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड इनोवेटिव राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। और इनको किस लिए जाना जाता है? तो ये वाइडली रिगार्ड किए जाते हैं। इनका जो बहुत ही प्रभावशाली ऑरा रहा, इनके जो मोस्ट इनोवेटिव राइटर्स थे 20th सेंचुरी के, उनमें से ये एक थे, विलियम फॉकनर। ठीक है, कंप्लीट नेम जो है वो भी ध्यान रखना है, विलियम कथवर्थ फॉकनर, ये पूरा नाम है। ओके, अब एक चीज और, इनके सरनेम को लेकर भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इनका शुरुआत में जो सरनेम रहता है, इनफैक्ट इनके फादर का नेम, इनकी मदर का नेम आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इनके फादर का नेम लिखा हुआ है, सॉरी ग्रेट ग्रैंडफादर का नेम है, लेकिन आप स्पेशली सरनेम पे ध्यान दीजिए। सरनेम की स्पेल क्या लिखी हुई है? FALKNER। ठीक है, फॉकनर। लेकिन क्या होता है कि एक एडिटर होते हैं, जब इनके वर्क को पब्लिश करते हैं, तो राइटर का नाम जब वो लिखते हैं, तो उसमें ना ये फॉकनर की स्पेल FAULK कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से फिर ये भी इस चीज को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं विलियम फॉकनर, और अपने सरनेम की स्पेलिंग इसी तरीके से लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम इनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानेंगे। फॉकनर वाज बोर्न ऑन September 25th 1897। तो सबसे पहले इनकी डेट ऑफ बर्थ ध्यान रखनी है, डेट भी, मंथ भी, ईयर भी, सारी चीजें। ठीक है, 25 सितंबर 1897 में इनका जन्म होता है। कहां पर? न्यू एल्बेनी, मिसिसिपी। ठीक है, कहां जन्म हुआ है? न्यू एल्बेनी, जो US का एक स्टेट है, मिसिसिपी। मिसिसिपी के एक टाउन जिसका नाम है न्यू एल्बेनी, वहां पर इनका जन्म होता है। ठीक, आगे अगर हम देखें तो आगे दिया हुआ है कि इनकी मदर का नेम और इनके फादर का नेम क्या था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, टू मरी कथवर्थ फॉकनर एंड मॉड बटलर फॉकनर। ठीक है, इनके पेरेंट्स हैं ये। आगे चलते हैं। हिज फैमिली मूव टू ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। जब विलियम फॉकनर एक बच्चे ही थे, उसी समय पर इनकी जो फैमिली है वो मूव कर जाती है। ठीक है, कहां से कहां के लिए? इनकी जो फैमिली है वो मूव कर जाती है ऑक्सफोर्ड को। ठीक है, मूव टू ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे, फॉकनर्स ग्रेट ग्रैंडफादर विलियम क्लार्क फॉकनर वाज अ सिविल वॉर वेटरन एंड अ प्रोमिनेंट फिगर इन लोकल हिस्ट्री। अब देखो, इनके ना ग्रेट ग्रैंडफादर का भी इन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा।
इम्पैक्ट रहा इनकी लाइफ पर, जैसे कि इनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे वो एक सिविल वार में मतलब क्रांतिकारी रह चुके थे, या फिर हम कह सकते हैं कि उसमें इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था सिविल वार में, इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे। अब उनसे ही ये भी प्रभावित होते हैं और बाद में ये कैनेडियन एयरक्राफ्ट को ज्वाइन भी करते हैं। इनफैक्ट ये तो चाहते थे कि अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट है उसको ज्वाइन करें, लेकिन वहां पे जो हाइट का क्राइटेरिया था, उस हाइट के क्राइटेरिया में ना ये पास नहीं हो पाते, वो ये एलिजिबल नहीं होते, इनकी हाइट थोड़ी कम रह जाती है, इसलिए इन्हें यूएस के जो एयरक्राफ्ट है उसमें इनको नहीं लिया जाता। उसके बाद में ये कैनेडियन एयरक्राफ्ट को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनके जो पूर्वज थे उनका भी इन पर प्रभाव था, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर का भी काफी प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनकी फैमिली मूव कर जाती है, वो भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ से? न्यू एल्बनी से ऑक्सफोर्ड। ओके, अब फॉकनर अटेंडेड ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल बट ड्रॉप्ड आउट इन 1914। विलियम फॉकनर जो है, अब इनकी एजुकेशन की चर्चा कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो इनकी एजुकेशन के बारे में जाने तो आप देख सकते हो कि ये अटेंड तो करते हैं ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल, लेकिन 1914 में ये उसको ड्रॉप करते हैं, ये स्कूल ड्रॉप आउट है बेसिकली, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, एनरोल होते हैं ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल में एक स्पेशल स्टूडेंट की तरह। ठीक है, ही और स्कूल उसी समय पर ना ये क्या कर देते हैं, ही स्टार्टेड राइट स्कूल पेपर्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, क्विकली ही अर्नड अ रेपुटेशन एज एन इसेंट्रिक। ठीक है, he then worked as a post office clerk and later joined the Royal Canadian Air Force during World War I। उसके बाद क्या होता है, पहले ये पोस्ट ऑफिस क्लर्क की जॉब करते हैं, लेकिन इनको फोर्स किया जाता है जॉब छोड़ने के लिए, वहां से इनको जॉब छुड़वा दी जाती है। ठीक है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप समझ सकते हो कि सबसे पहले ये क्या है, पोस्ट ऑफिस क्लर्क के रूप में एज अपॉइंट होते हैं, लेकिन वहां से इनको फोर्सफुली हटा दिया जाता है। उसके बाद ये रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था, चाहते तो ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट को ज्वाइन करना थे, लेकिन इनकी हाइट की वजह से इनको नहीं लिया जाता, तो ये रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इनके लिटरेरी करियर के बारे में जानेंगे। देखिए, लिटरेरी करियर की बात करें तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इनके एक फ्रेंड थे एंडरसन। ठीक है, उनका इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इस शुरुआत में ये क्या करते थे, ये शॉर्ट स्टोरी वगैरह लिखा करते थे। ठीक है, लेकिन इनके फ्रेंड आते हैं एंडरसन इनकी लाइफ में, और उसके बाद में ये इन्हें ना एंडरसन मोटिवेट करते हैं नॉवल लिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद में ये अपना पहला नॉवल सोल्जर्स पे ये लिखते हैं। उससे पहले इनका वर्क जो पब्लिश होता है उसे आप देख पा रहे हो, एक पोएट्री कलेक्शन 1924 में हिज फर्स्ट बुक ऑफ पोएट्री द मार्बल फॉन ये पब्लिश होता है। ठीक है, फॉकनर्स राइटिंग करियर बिगिन इन दी 1920s। इनका जो राइटिंग करियर था वो तो 1920s में ही शुरू हो चुका था, जिसमें ये पहले शॉर्ट स्टोरी लिखा करते थे, पोएट्री लिखा करते थे। ठीक है, लेकिन इनका जो पहला नॉवल है वो कब आता है, वो आता है उसका नाम है सोल्जर्स पे, जो 1926 में आता है। ठीक है, उसके बाद 1927 में इनका एक और नॉवल आता है जिसका नाम है मॉस्किटोज। ओके, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान रख सकते हो। आगे, हाउएवर ही वाज हिज थर्ड नॉवल, it was his third novel The Sound and the Fury 1929 that gained him critical acclaim। उसके बाद में हालांकि ये इनका फर्स्ट नॉवल सेकंड नॉवल आया सोल्जर्स पे, मॉस्किटो, लेकिन उससे इन्हें इतना फेम नहीं मिला। इनका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है द साउंड एंड द फ्यूरी, जो 1929 में आता है। ठीक है, इस वर्क से इन्हें इतना फेम मिला, बहुत ही फेमस हो गए ये। ठीक है, अब इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, इन्हें 2 पुलित्जर प्राइज भी मिल चुके हैं। ठीक है, इन्हें यूएस का नेशनल बुक अवार्ड भी मिले हैं 2 बारी, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, फॉकनर मैरिड एस्टेला ओल्डहम इन 1929 एंड दे हैड 2 डॉटर्स। ठीक है, तो फॉकनर की शादी किससे होती है, एस्टेले ओल्डहम से होती है। 1929 में शादी करते हैं, जिस ईयर में द साउंड एंड द फ्यूरी आया है। ठीक है, 1929 में ही। अब एक चीज और साउंड एंड द फ्यूरी की आपको ध्यान रखनी है कि साउंड एंड द फ्यूरी जो पर्टिकुलर वर्क है, इसका जो टाइटल लिया गया है वो कहां से लिया गया है, आप देखकर भी पहचान ही गए होंगे। जिसने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा है वो तो इजीली इसका आंसर कर सकता है।
है ना। तो इसका जो टाइटल है ना वो विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है ना। मैकबेथ के एक लाइन बोली जाती है एक्ट फिफ्थ में, ठीक। वो लाइन क्या होती है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाई नथिंग। ओके, तो इस तरीके की एक लाइन बोली जाती है, उसी में से साउंड एंड फ्यूरी ये जो टाइटल है वो लिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। कब बोली जाती है मैकबेथ में, ये ध्यान रखना। एक्ट भी फिफ्थ है उसका, एक्ट फिफ्थ में, और सीन भी फिफ्थ है। ओके, तो इसमें मैकबेथ से ये टाइटल लिया जाता है साउंड एंड द फ्यूरी का। वो भी आपको ध्यान रखना है। कब पब्लिश हुआ है वो, 1929 में हुआ साउंड एंड द फ्यूरी। और उसी ईयर में, इन द सेम ईयर, ही गेट मैरिड विद एस्टेला ओल्डहम, ठीक है। और उनकी 2 डॉटर होती हैं। ही वॉज नन फॉर हिज लव फॉर ऑफ हॉर्सेस, हंटिंग एंड ड्रिंकिंग। और किस लिए जाने जाते थे, इनकी जो हैबिट्स थी उनके बारे में बताया गया कि इन्हें घोड़ों से बहुत प्यार था, ठीक है। हंटिंग बहुत पसंद थी इन्हें, ड्रिंकिंग, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे थे ये, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं इनका लिटरेरी करियर, ये हम पढ़ चुके हैं। इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। अब यहाँ से आपको इनके वर्क्स के बारे में समझना है। ओके, तो हम नॉवल भी देखेंगे इनके। पहले हम इनके नॉवेल्स की लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। बहुत सारे नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं, ठीक। तो उन नॉवेल्स के बारे में हम समझेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, पहला नॉवेल कब आता है, 1926 में आता है, जिसका नाम है सोल्जर्स पे, 1926 में। उसके बाद मॉस्किटोज आता है 1927 में। देन साउंड एंड द फ्यूरी 1929 में। इसी से इन द सेम ईयर एक और वर्क आता है इनका, जिसका नाम है साल्टोरीज, ठीक है। वो भी 1929 में ही आया था, साल्टोरीज, जिसका नाम होता है साल्टोरीज। ये भी आप नोट कर सकते हो, 1929 में ही ये भी आता है। ये दोनों नॉवल हैं, दोनों इसी ईयर आते हैं। आगे देखते हैं, एज आई ले डाइंग, 1930 में ये वर्क आता है, एज आई ले डाइंग। आगे सेंचुरी वर्क आता है 1931 में। लाइट इन अगस्त 1932 में ये वर्क आता है। आगे है पायलिन, 1935 में आता है। एप्सोलम ये 1936 में वर्क आता है इनका। आगे है द अनवैक्विस्ट, तो 1938 में ये इनका नॉवल आता है। नेक्स्ट है, आगे और कौन से नॉवल हैं, टोटल इनके देख पा रहे हो आप 18 to 19 नॉवल आते हैं इनके, ठीक है। तो अब यहाँ पे है 10 इफ आई फॉरगेट दी जेरूसलम, 1942 में आता है, आल्सो पब्लिश्ड एज दी वाइल्ड पाम, ठीक है। आगे देखते हैं, गो डाउन मोसेस, 1942 में ये नॉवल आता है। इंट्रूडर इन द डस्ट, 1948 में ये वाला नॉवल आता है इनका, इंट्रूडर इन द डस्ट, ठीक। इससे पहले एक एपिसोडिक नॉवल भी आता है, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक, जो 1948 से पहले आता है। 1942 में एक वर्क आता है इनका, गो डाउन मोसेस, ठीक है। ये एक एपिसोडिक नॉवल है, गो डाउन मोसेस, ठीक है। ये कब आया है, 1942 में आया है। 1942 में एपिसोडिक नॉवल आता है। इसके अलावा एक इनका वर्क भी है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, द हैमलेट भी इनका एक वर्क है। देखिए, शेक्सपियर का जो वर्क है उसका नाम है हैमलेट, लेकिन इनका जो वर्क है ना फॉकनर का, तो उसका नाम है द हैमलेट, ठीक है। द हैमलेट कब आता है, तो ये 1940 में आया। ये दोनों नॉवल भी आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। तो आप देख पा रहे हो, द हैमलेट 1940 में आया, फिर गो डाउन मोसेस आया जो एक एपिसोडिक नॉवल है, 1942 में आता है ये। देन हम बात करें, तब इंट्रूडर इन द डस्ट आता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। इंट्रूडर इन द डस्ट आता है, देन रिक्विम फॉर अ नन। इसमें स्पेशलिटी क्या है, रिक्विम फॉर अ नन में ये ना हाफ नॉवल और हाफ शॉर्ट स्टोरी कहा गया है, ठीक है। 1951 में आता है रिक्विम फॉर अ नन। आगे देखते हैं, अ फेबल 1954 में आता है। अ फेबल ये एक ऐसा वर्क है जिसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला है, फॉकनर को, ठीक है। एक बार का जो पुलित्जर प्राइज है इसी के लिए मिला है, और नेशनल बुक अवार्ड भी मिला है इसके लिए, अ फेबल के लिए। तो इंपॉर्टेंट वर्क है इनका ये अ फेबल। नेक्स्ट इनका नॉवल है द टाउन, 1957 में नॉवल आता है। नेक्स्ट है द मेंशन, 1959 में। नेक्स्ट है द रैबिट्स,
ठीक है, या रिवर्स भी बोल सकते हो। 1962 में ये वर्क आता है, द मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल। ही बिगेन द नॉवल इन 1940 एंड ये पब्लिश होता है 1962 में। एक चीज और, इनका सबसे लास्ट नॉवल इसको माना गया। दूसरी चीज कि ये पोस्टमसली पब्लिश हुआ, 1962 में पब्लिश हुआ, पोस्टमसली पब्लिश होता है, इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश होता है। हालांकि इन्होंने इसको लिखना शुरू कर दिया था 1940 में, द रेबरी जो है, ठीक है, द रिवर्स जो है, तो ये पब्लिश होता है पोस्टमसली 1962 में, और इसके लिए भी इन्हें पुलित्जर प्राइज मिला था। नेक्स्ट अगर हम देखें शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, ठीक है, अब तक हमने इनके इतने सारे नॉवेल्स के नाम को जाना, अब इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन से कुछ, तो वो कौन कौन से हैं उन्हें देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आपको ध्यान रखना है, इसका नाम अक्सर पूछ लिया जाता है कि इनका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन सा था, तो उसका नाम है दीज 13। 1931 में ये वर्क आता है, दीज 13, ठीक है, पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है ये इनका। नेक्स्ट अगर हम बात करें नाइट्स गैम्बिट, 1949 में ये वर्क आता है। आगे देखें कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर, 1950 में आया। अब देखिए, ये देखो, एक तो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आपको दीज 13 ध्यान रखना है क्योंकि ये फर्स्ट है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। दूसरा आपको कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर, ये वाला ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इसके लिए भी विलियम फॉकनर को नेशनल बुक अवार्ड मिल चुका है। आगे हम अवार्ड की चर्चा करेंगे तो उसमें आप जानेंगे। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर, 1950 में ये आता है शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। आगे है कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर के बाद में बिग वुड्स, 1955 में ये शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आया, बिग वुड्स। नेक्स्ट है फॉकनर रीडर, 1954 में। देन अनकलेक्टेड स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर, 1979 में, और पब्लिश होता है ये पोस्टमसली। ओके, अनकलेक्टेड स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर। आगे देखते हैं, इनके कुछ पोइट्री कलेक्शन है। हमने अभी तक नॉवल पढ़े हैं, शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ा, अब हम देख रहे हैं इनकी पोइट्री। इनके जो पोइट्री कलेक्शन है उनमें जो मोस्ट फेमस हैं वो ये दोनों हैं, इनको आपको ध्यान ही रखना है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दो जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। द मार्वल फॉन, 1924 में पोइट्री कलेक्शन। देन विजन इन स्प्रिंग, 1925 में। तो आप देख पा रहे हो कि इनका जो पहला नॉवल है वो बाद में जाके आता है। कब आता है? 1926 में आया इनका पहला नॉवल, सोल्जर्स पे। ओके, उससे पहले इनके पोएट्री कलेक्शन पब्लिश हो चुके थे, द मार्वल फॉन 1924 में और विजन इन स्प्रिंग 1925 में। ठीक है, ये पोएट्री कलेक्शन इनके पब्लिश होते हैं। और कौन से पोएट्री कलेक्शन है? तो द अर्थ अ पोम, 1932, अ ग्रीन बो, 1933, मिसिसिपी पोएम्स, 1979। ये मिसिसिपी पोएम्स क्या है? ये पोस्टमसली पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें हेलम, 1981 में। ओके, ये पोएट्री कलेक्शन थे। कुछ इन्होंने प्लेस भी लिखे, हालांकि बहुत कमी से इन्होंने प्लेस लिखे हैं, लेकिन इनमें से दो हैं जो आपको ध्यान रखने। देखो, इसको हमने नॉवल में भी पढ़ा था, जब मैंने कहा था कि इसके बारे में एक स्पेशलिटी है कि ये पार्ट नॉवल और पार्ट प्ले है। मतलब इसका आधा पार्ट ये माना जाता है कि ये नॉवल है और आधे पार्ट से ये लगता है कि ये एक प्ले है। ठीक है, तो हम दोनों ही कैटेगरी में इसको कंसिडर करते हैं, ये प्ले भी है और ये नॉवल भी है। तो इसका नाम ध्यान रखना है, रिक्विएम फॉर अ नन। तो जिस चीज में ना एक्सेप्शन हो जाता है उस चीज को स्पेशली ध्यान रखना होता है। हो सकता है इस पे एमसीक्यू बन जाए, रिक्विएम फॉर अ नन। ओके, तो ध्यान रखना है ये क्या है, ये एक नॉवल भी है और ये प्ले भी है। कब आता है? ईयर भी ध्यान रखना है, 1951 में ये आता है। ओके, और एक और प्ले है इनका मैरियोनेट्स। मैरियोनेट्स कब आया है? 1921 में। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये एक वन एक्ट प्ले है, एक ही एक्ट में सारी चीजें हैं इसमें। ओके, तो ये प्लेस थे इनके। नेक्स्ट देखें एसेज एंड नॉन फिक्शन। इन्होंने कुछ एसेज भी लिखे विलियम फॉकनर ने। ठीक है, वो कौन से हैं? कुछ नॉन फिक्शंस लिखे, मतलब प्रोज टाइप की चीजें हैं। द फॉकनर्स रीडर, 1954, इंक्लूड्स एसेज एंड स्पीचेस। ओके, फॉकनर एट द वेस्ट पॉइंट, 1964 में, लेक्चर्स एंड स्पीचेस। इसमें इनके लेक्चर्स और स्पीचेस हैं 1964, यानी कि आप क्या अंदाजा लगाओगे इससे 1964 से कि ये जो है पोस्टमसली पब्लिश होने वाला वर्क है, फॉकनर एट वेस्ट पॉइंट। ओके, द पोर्टेबल फॉकनर, 1967, इट इज आल्सो पब्लिश्ड पोस्टमसली, इंक्लूड्स एसेज एंड एक्सेप्ट। आगे फॉकनर अ बायोग्राफी, फॉकनर अ बायोग्राफी, 1974 में। किसके द्वारा लिखा गया है? ये भी दिया गया है यहाँ पे, फॉकनर अ बायोग्राफी बाय जोसेफ ब्लॉन्टर।
इंक्लूड्स फॉकनर्स लेटर्स एंड इंटरव्यूज। ओके, ये 1974 में इनसे रिलेटेड ये वर्क लिखा गया। आगे हम बात करें स्क्रीन प्ले की। हमने देखा था कि ये एक स्क्रीन प्ले राइटर भी है, भाई शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, पोएट भी रहे हैं। पोएट के नाम पे हालांकि ये ज्यादा फेमस नहीं हुए, इनको नॉवलिस्ट समझा जाता है, ज्यादातर इनको क्या माना जाता है, नॉवलिस्ट। इनके नॉवल बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं। ठीक है, तो स्क्रीन प्ले में देखें तो टुडे वी लिव, ये एक इनका स्क्रीन प्ले था 1933 में, को रिटन विद ड्वाइट टायलर। तो मतलब ऐसा नहीं था कि इन्होंने ये स्क्रीन प्ले इंडिविजुअली लिखा, इन्होंने को राइट किया था, या कह सकते हैं कि को ऑथर भी थे इनके साथ में, जिनका नाम है ड्वाइट टायलर। ओके, ड्वाइट टायलर के साथ मिलकर इन्होंने एक स्क्रीन प्ले लिखा जिसका नाम है टुडे वी लिव। 1933 में ये आता है। आगे टू हैव एंड हैव नॉट 1944 में, को रिटन विद जूल्स फॉर्डमैन। ओके, ये भी इन्होंने एक को ऑथर के साथ मिलकर लिखा है जिनका नाम है जूल्स फॉर्डमैन। टू हैव एंड हैव नॉट 1944 में। द रोड टू ग्लोरी 1936 में, को रिटन विद जोल सायर। स्टैलियन रोड 1947, को रिटन विद स्टीफन लॉन्गस्ट्रीट। तो आप देख पा रहे हो कि इन्होंने कोई भी इंडिविजुअल स्क्रीन प्ले नहीं लिखा है, इन्होंने मतलब साथ में मिलकर वर्क किया है, को ऑथरशिप की है। टुडे वी लिव में भी, टू हैव एंड हैव नॉट में भी, द रोड टू ग्लोरी और द स्टैलियन रोड। ओके, आगे चलते हैं। लेटर्स, इनके लेटर्स को लेकर भी बुक बनी हुई है। तो इनके लेटर्स, द लेटर ऑफ विलियम फॉकनर 1965 एडिटेड बाय जोसेफ ब्लॉन्टर। सेलेक्टेड लेटर्स ऑफ विलियम फॉकनर 1977 एडिटेड बाय जोसेफ ब्लॉन्टर। तो ये दोनों ही एडिट किए गए हैं जोसेफ ब्लॉन्टर के द्वारा। ठीक है, लेटर्स ऑफ विलियम फॉकनर ये 1965 में और ये 1977 में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके पोस्टमस पब्लिकेशन, मतलब इनकी मृत्यु हो जाने के बाद में इनके कुछ वर्क पब्लिश हुए उनके बारे में, जैसे कि इनका जो सबसे लास्ट नॉवल था जो हालांकि ये 1940 से इसे लिखना शुरू कर दिया था, द रिबर्स, ये 1962 में पब्लिश होता है और पोस्टमसली पब्लिश होता है। मतलब इनकी जब डेथ हो जाती है, इनकी डेथ कब होती है ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनकी डेथ हो जाती है 6 जुलाई 1962 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 6 जुलाई के बाद में पब्लिश होता है, पोस्टमसली पब्लिश होता है। आगे है सोल्जर्स पे 1977, नॉवल रिवाइज्ड एडिशन पब्लिश्ड पोस्टमसली। देखो इनका सबसे पहला नॉवल था ये विलियम फॉकनर का, 1926 में आया था। ठीक है, इसका एक रिवाइज्ड वर्जन पब्लिश किया जाता है, इसका एक रिवाइज्ड एडिशन आता है जो 1977 में पब्लिश किया जाता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। अनकलेक्टेड स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर 1979 में, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश्ड पोस्टमसली। तो ये भी एक इनका अनकलेक्टेड स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है जो पोस्टमसली पब्लिश हुआ है 1979 में। मूविंग टू द नेक्स्ट, मेजर अवार्ड्स। अब इन्हें जो अवार्ड मिले हैं विलियम फॉकनर को उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये नोबेल प्राइज मिला अवार्ड ही है, मतलब इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिल चुका है। कब मिला? 1949 में मिला। ओके, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। तो आप समझ सकते हो कि इन्हें नोबेल प्राइज मिला है, इतने अच्छे, इतने इस लेवल तक की इन्होंने राइटिंग्स की हैं। ठीक है, 1949 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। ईयर स्पेशली ध्यान रखना, एमसीक्यूज में यही चीज पूछी जाती है। और जब हम इंडिविजुअली एक राइटर को पढ़ रहे होते हैं तब तो हमें वो चीजें ध्यान रहती हैं, लेकिन जब हम मिक्स टाइप के हमारे सामने में एमसीक्यूज आते हैं ना, कि मान लो 4 राइटर दे दिए, 4 में से 3 किन्हीं राइटर को नोबेल प्राइज मिला हुआ है और किसी एक को नहीं मिला हुआ है, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसको नहीं मिला है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है विलियम फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला है, 1949 में मिला है। ओके, अब इन्हें 2 बार पुलित्जर प्राइज भी मिल चुका है। जैसे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं जिन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज मिला, ऐसे ही इन्हें 2 बार पुलित्जर प्राइज मिल चुका है फिक्शन में। कब 1955 में मिलता है। इनका एक वर्क है आ फेबल, जो 1954 में आया था ना, आ फेबल वर्क, उसके लिए इन्हें 1955 में पुलित्जर प्राइज मिलता है। एंड 1963 में ऑफ द रिवर्स के लिए तो इनका एक और नॉवल आया द रिवर्स, जो पोस्टमसली पब्लिश हुआ और पोस्टमसली ही इनको सेकंड पुलित्जर प्राइज मिला 1963 में। ठीक है, तो ये दोनों अवार्ड ध्यान रखने, पुलित्जर प्राइज भी इंपॉर्टेंट है और नोबेल प्राइज भी। साथ ही साथ यूएस नेशनल बुक अवार्ड भी मिला 1951 में द कलेक्टेड स्टोरीज ऑफ विलियम फॉकनर के लिए। ठीक है, इनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए मिला 1951 में। देन देखो फेबल
फेबल के लिए 1955 में। तो ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। फेबल एक ऐसा वर्क है जिसके लिए इन्हें एक पुलित्जर प्राइज भी मिला और एक यूएस नेशनल बुक अवार्ड भी मिल चुका है। ओके, तो ये सारे अवार्ड हैं इनके। आगे देखते हैं, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स गोल्ड मेडल मिला 1954 में। ठीक है, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के द्वारा इन्हें गोल्ड मेडल दिया गया 1954 में। द यूएस स्टेट पोस्टल सर्विस लॉन्च्ड। अब यूएस स्टेट ने क्या किया, इनके सम्मान में ना पोस्टल सर्विसेज ने एक डाक स्टैंप जो होता है वो भी जारी किया इनकी फोटो वाला। ठीक है, 22 सेंट पोस्टेज स्टैम्प फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन 1987। तो 1987 में पोस्टल सर्विस लॉन्च करता है 22 सेंट का एक पोस्टेज स्टैम्प। ओके, तो ये सब इनके ऑनर में चीजें की गई। अगर इनकी लाइफ के एंड की बात करें, एंड ऑफ हिज लाइफ 1962 ही गॉट सीरियसली इंजर्ड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम हिज हॉर्स। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे इन्हें लव था हॉर्सेस से, हॉर्स राइडिंग बहुत करते थे। तो 1962 में क्या होता है, सबसे पहले घोड़े से गिर के बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन उस इंजरी से तो ये रिकवर कर लेते हैं धीरे धीरे। लेकिन उसी सेम ईयर में क्या होता है, इन 1962 ही डाइड ड्यू टू अ हार्ट अटैक। लेकिन इनकी मृत्यु किस वजह से हो जाती है, सेम ईयर में जुलाई में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है हार्ट अटैक से। ओके, क्योंकि ये ड्रिंक भी बहुत ज्यादा किया करते थे, ठीक है, और फिजिकली भी वीक हो चुके थे, तो वो सारी चीजें इफेक्ट करती हैं और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है 1962 में। ही वॉज बरीड एट सेंट पीटर्स सिमेट्री। और इनको कहाँ दफनाया जाता है, तो सेंट पीटर्स सिमेट्री में इनको दफना दिया जाता है। आगे देखें, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इनसे रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले इन्होंने एक फिक्शनल टाउन नहीं कहेंगे, काउंटी भी कह सकते हैं, काउंटी कई जगह पे इसे कंट्री भी कहा गया है, एक फिक्शनल कंट्री है। जैसे आप बात करोगे आर के नारायण की, ठीक है, मालगुडी डेज एक फिक्शनल टाउन के बारे में इन्होंने चर्चा की है हर जगह पर। ऐसे ही इन्होंने एक फिक्शनल प्लेस की चर्चा की है, योकनाथ टपाहा जिसका नाम है। इसको ध्यान रखना है, ये इन्हीं से संबंधित है, विलियम फॉकनर से। मतलब रियलिटी में कोई ऐसा प्लेस नहीं है, बस इन्होंने चर्चा की है, इनके द्वारा बनाया गया एक इमेजिनरी प्लेस है जिसका नाम योकनाथ टपाहा है। सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। ओके, अगर इस प्लेस की बात करें तो दिस प्लेस इज रिलेटेड टू हिज बर्थ प्लेस। ये जो प्लेस है ना, इनके एक बर्थ प्लेस रिलेटेड है, जिस बर्थ प्लेस का नाम था लेफाइटी काउंटी। तो ये इनका एक बर्थ प्लेस होता है मिसिसिपी में, लेफाइटी काउंटी, इससे रिलेटेड है योकनाथ टपाहा। ओके, ही रोड द सदर्न पार्ट ऑफ द यूएस। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में। हमेशा ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से पार्ट, यूएस के कौन से पार्ट को इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो ध्यान रखना है सदर्न पार्ट को, यूएस के सदर्न पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क्स में। ओके, इनका जो फिक्शनल टाउन है वो कौन सा है, योकनाथ टपाहा है। ठीक है, फिर इन 1957 में क्या होता है, एंड लेटर ऑन, देखो यहाँ लेटर ना होकर लेटर है। सबसे पहले तो ये 1957 में 3-4 महीने के लिए, और फिर बाद में 1958 में भी ये कहाँ वर्क करते हैं, ही बिकम अ राइटर इन रेजिडेंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। तो इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में भी वर्क किया है एज अ राइटर इन रेजिडेंस। ओके, 1957 में कुछ मंथ के लिए और बाद में 1958 में। ठीक इस तरीके से इन्होंने राइटर इन रेजिडेंस इन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में वर्क किया है एज अ राइटर। फिर फ्रॉम 1949 टू 1953 ही हैड एन अफेयर विद जॉन विलियम्स। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि इनका अफेयर भी रहा जॉन विलियम्स के साथ में 1949 से 53 के बीच में। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आपस में रिलेट कर रहे हैं। ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ शेरवुड एंडरसन। जैसे कि मैंने बताया कि एंडरसन के बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, शेरवुड एंडरसन के। और एंडरसन ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन्हें मोटिवेट किया था कि इनको नॉवल लिखने चाहिए। और बाद में क्या हुआ कि नोबेल ही इनकी पहचान बन गए, बाकी अदर वर्क तो साइड हो गए, लेकिन नोबेल से बहुत ज्यादा इन्हें फेम मिला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एंडरसन का नाम। और बाद में क्या होता है कि एंडरसन से इनकी फ्रेंडशिप ओवर भी हो जाती है। किस वजह से, इनके बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से। ठीक है, अब और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है कि फॉकनर जो थे ना, अपने फैमिली में के बच्चों में सबसे एल्डेस्ट थे। ये भी चीज ध्यान रखनी है कि फॉकनर वाज द एल्डेस्ट इन द फैमिली। ओके, हिज फादर वाज अ ड्रिंकर। उनके फादर भी जो थे वो भी ड्रिंकर थे। ही वाज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय जेम्स जॉयस, विलियम शेक्सपियर और फ्रेडरिक और टी एस एलियट। तो इन सब लोगों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे।
किससे? शेक्सपियर से भी प्रभावित थे। ऑब्वियस सी बात है, शेक्सपियर के वर्क मैकबेथ से इन्होंने अपने फेमस नॉवल साउंड एंड द फ्यूरी का टाइटल लिया है। ओके, जेम्स जॉयस से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक, टी.एस. इलियट से भी प्रभावित थे। ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1949 बट ही रिसीव्ड दिस प्राइज 1 year later 1950। ये भी चीज देखो, एक चीज और आई यहाँ पे ध्यान से देखो, 1949 में तो डिक्लेयर किया गया था कि इनको नोबेल प्राइज मिला दिया जाएगा लिटरेचर में, ये ही नोबेल प्राइज अवार्ड ही है इस बार, लेकिन ये इस अवार्ड को 1 साल बाद रिसीव करते हैं 1950 में। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है विलियम फॉकनर के बारे में। तो हमने इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को देख लिया, इनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को हमने पढ़ा। अब हम इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को करेंगे। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज आज करेंगे और एमसीक्यूज का ही सेकंड पार्ट जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को लेंगे, जिसमें इनके वर्क से रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज रहने वाले हैं, उनको हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो कुछ एमसीक्यूज अब शुरू करते हैं। जैसे शुरुआत हम बेसिक क्वेश्चन से करेंगे। वेयर वाज विलियम फॉकनर बॉर्न? तो विलियम फॉकनर का जन्म कहाँ हुआ है? ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी में, न्यू एल्बनी मिसिसिपी, जैक्सन मिसिसिपी या फिर मेम्फिस टेनेसी। तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म कहाँ हुआ है, न्यू एल्बनी में हुआ। मिसिसिपी स्टेट का एक पर्टिकुलर जगह है न्यू एल्बनी, जहां पर इनका जन्म होता है। आगे चलते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फॉकनर्स ग्रेट ग्रैंडफादर्स ऑक्यूपेशन? जो इनके विलियम फॉकनर के ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उनका क्या व्यवसाय था, क्या ऑक्यूपेशन था? राइटर थे, सोल्जर थे, लॉयर थे या बिजनेसमैन थे? तो ही वॉज अ सोल्जर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे। आगे चलते हैं, नहीं सॉरी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे नहीं, सिविल वॉर के टाइम पे। ओके, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ फॉकनर्स फर्स्ट नोबेल? विलियम फॉकनर का जो फर्स्ट नोबेल है उसका टाइटल क्या है? यस, इनका जो वेरी फर्स्ट नोबेल आता है वो कब आता है? 25 Feb 1926 में। एक सेकेंड, 1926। ओके, कौन सा नोबेल है? नेम क्या है नोबेल का? नोबेल का नेम है सोल्जर्स पे। ठीक है, पहला नोबेल है इनका ये। आगे चलते हैं, और सोल्जर्स पे जो वर्क है ना, ये भी ध्यान रखना है, ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्टोरी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और ये चीज भी अनक्लियर है कि ये इनका लिखा हुआ पहला वर्क है या फिर पब्लिश्ड फर्स्ट वर्क है। तो बस ये कंफर्म है कि इनका ना फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क है ये। विच लिटरेरी मूवमेंट वाज फॉकनर एसोसिएटेड विद? वो पर्टिकुलर कौन सा लिटरेरी मूवमेंट था जिससे फॉकनर एसोसिएटेड थे? मॉडर्निज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, सदर्न रिनासांस? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मॉडर्निज्म। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मॉडर्निज्म। नेक्स्ट इज which award did Faulkner win in 1949? तो वो कौन सा अवार्ड है जो विलियम फॉकनर को दिया जाता है 1949 में? पुलित्जर प्राइज, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, नेशनल बुक अवार्ड, अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड लेटर गोल्ड मेडल? तो आपको पता ही है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन्हें 1949 में मिला है और इन्होंने रिसीव किया 1950 में। हु वॉज फॉकनर्स वाइफ? विलियम फॉकनर की वाइफ का नेम क्या है? एस्टेले ओल्डहम, मॉड बटलर, एमिली वाइट, लुइस गॉसेट? तो अभी हमने स्टडी की थी 1929 में इनकी शादी होती है, जिस साल साउंड ऑफ द फ्यूरी इनका वर्क आया था, और इनकी वाइफ का नेम होता है एस्टेले ओल्डहम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज फॉकनर्स फेवरेट हॉबी? मतलब इनका पसंदीदा काम क्या था? हंटिंग, फिशिंग, राइटिंग, ड्रिंकिंग? तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मतलब ड्रिंकिंग कोई हॉबी नहीं है, ये तो बैड हैबिट होगी। अगर इनकी हॉबी में बात करें, अच्छी चीजों में बात करें, तो राइटिंग और फिशिंग नहीं था, और ड्रिंकिंग को आप बैड हैबिट की वजह से नहीं लगाओगे। तो राइट आंसर यहाँ पे हंटिंग हो जाएगा। सपोज करो यहाँ पे ऑप्शन में हॉर्स राइडिंग होता तो फिर वो भी ऑप्शन कंसिडर किया जाता। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे ए, हंटिंग। नेक्स्ट इज व्हाट लिटरेरी टेक्निक वाज फॉकनर नोन फॉर? कौन सी पर्टिकुलर लिटरेरी टेक्निक के लिए फॉकनर को जाना जाता है? यस, देखिए, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस,
इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। स्पेशली द साउंड एंड द फ्यूरी में ना मेन फीचर क्या है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पर ही बेस्ड है। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है, आप इस तरीके से समझिए, द फ्लो ऑफ आइडियाज फ्रॉम द माइंड। ओके, मतलब आइडियाज, विचारों का जो फ्लो आता है माइंड में, जो अनरिस्ट्रिक्टेड हो, अनइंटरप्टेड फ्लो हो, उस चीज को हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोलते हैं। और ये टर्म जो थी ना, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो टर्म थी ये इन्वेंट की गई थी विलियम जेम्स के द्वारा, विलियम जेम्स, ठीक है। और विलियम फॉकनर ने भी अपने वर्क में इसे यूज किया है। तो इनकी लिटरेरी टेक्निक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, साथ ही साथ नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग भी है। ओके, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग भी है, क्योंकि आप देखोगे कि इनके कुछ ऐसे वर्क हैं जिनमें ना प्रॉपर सीक्वेंस में स्टोरी टेलिंग है ही नहीं। कभी किसी पर्टिकुलर क्रोनोलॉजिकल एज की बात हो रही है तो फिर बीच में ही कहीं दूसरी एज की बात शुरू हो जाती है, फिर कहीं तीसरी एज की बात शुरू हो जाती है। तो मतलब एक प्रॉपर क्रम में, लीनियर वे में इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं की है स्टोरी टेलिंग को, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग भी रही है, सिंबोलिज्म का भी इन्होंने यूज किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, ऑल ऑफ दी अबव। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच नॉवल इज कंसिडर्ड फॉकनर्स मास्टरपीस। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा पर्टिकुलर नॉवल है जिसको कंसिडर किया जाता है विलियम फॉकनर के मास्टरपीस के रूप में। साउंड एंड द फ्यूरी, एज आई ले डाइंग, एब्सोलम एब्सोलम, या फिर लाइट इन अगस्त। तो आप जानते हैं इनका जो सबसे फेमस नॉवल रहा है वो है द साउंड एंड द फ्यूरी, ओके, जो आता है 1929 में, जिसमें कॉम्पसन फैमिली की बात की गई है। What is the title of Faulkner's first short story collection? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विलियम फॉकनर का फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कौन सा था, उसका टाइटल क्या है। ठीक है, इन्होंने कई सारे शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन पब्लिश कराए थे। अब गो डाउन मोसेस क्या है, ये तो एक नॉवल है जो एपिसोडिक नॉवल है एक तरीके से, है ना। और नाइट्स गैम्बिट, ये भी एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, कलेक्टेड स्टोरीज भी। लेकिन इनका जो पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उसका नाम क्या है, दीज 13। ओके, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड फॉकनर सर्व इन द मिलिट्री। तो मिलिट्री में सर्विंग के लिए जाते हैं तो कहां पर, किस जगह पर इनकी सर्विस थी, वर्ल्ड वार 1 में, वर्ल्ड वार 2 में, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स में, या फिर यूएस आर्मी में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि यूएस की जो मतलब एयर कमांड थी उसमें ये जाना चाहते थे, लेकिन ये कहां जाते हैं, यस, रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फॉकनर्स ऑक्यूपेशन बिसाइड राइटिंग। अगर हम विलियम फॉकनर की बात करें तो उनका और क्या व्यवसाय था राइटिंग के अलावा, राइटिंग के साथ साथ, टीचर, लॉयर, स्क्रीन राइटर, या फिर फार्मर। तो ये एक स्क्रीन राइटर भी थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, हु इज कंसिडर्ड फॉकनर्स लिटरेरी हेir। टॉनी मॉरिसन, डॉन डिलेलो, जॉन उपडाइक, कॉर्मैक मैककार्थी। तो इनके लिटरेरी हेir कौन माने जाते हैं, यस, राइट आंसर है यहां पर कॉर्मैक मैककार्थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉम्पसन फैमिलीज एस्टेट। अब देखो यहां पे किसकी बात हो रही है, तो इनका विलियम फॉकनर का एक वर्क है द साउंड एंड द फ्यूरी, द साउंड एंड द फ्यूरी, जो मोस्ट फेमस नॉवल है या फिर कहें इनका मास्टरपीस है। ठीक है, द साउंड एंड द फ्यूरी में ये है कॉम्पसन फैमिली स्टेट है। अब उसका पर्टिकुलर नाम क्या होता है, कॉम्पसन फैमिली का जो स्टेट होता है, या ये कहें कि उनके रहने की जो जगह होती है उसका नाम, फुटप्रिंट 100, रॉबन ओक, कॉम्पसन प्लेस, जेफरसन। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है कॉम्पसन प्लेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
विच कैरेक्टर नरेट्स द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द नॉवेल। अब देखिए ना, इसमें साउंड एंड द फ्यूरी जो वर्क है, इसको ना प्रॉपर 4 पार्ट में डिवाइड करके बताया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको, ठीक है। और ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में भी नहीं है, ये इसमें अलग अलग एजेस की बात की गई है, ठीक है। अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें, साउंड एंड द फ्यूरी की, तो इसकी सेटिंग कहां की है? जेफरसन की, जेफरसन। ओके, जेफरसन कहाँ है? ये एक प्लेस है, कहां पर? मिसिसिपी में। ओके, ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें, ओके, तो इसका जो स्पीकर होता है फर्स्ट पार्ट का, वो होता है बेंजी। यहाँ पे यही पूछा गया है, विच कैरेक्टर नरेट्स द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द नॉवल। नॉवल कौन सा? साउंड एंड द फ्यूरी का जो फर्स्ट सेक्शन होता है, फर्स्ट पार्ट होता है, उसको कौन सा कैरेक्टर नरेट करता है, ठीक है, कौन स्पीकर है उसमें। तो ये ध्यान रखना है, फर्स्ट पार्ट का जो स्पीकर होता है वो बेंजी कॉम्पसन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बेंजी कॉम्पसन। और ये स्टोरी कब की है? तो ये स्टोरी होती है, द स्टोरी हैपन इन 1928 में। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट होता है। अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें यहीं पर, तो द स्टोरी हैपन इन 1928, ये तो इसकी हो गई फर्स्ट पार्ट की। और सेकंड पार्ट में क्या होता है? सेकंड पार्ट का जो स्पीकर होता है क्विंटिन, क्विंटिन कॉम्पसन, ये होता है सेकंड पार्ट का स्पीकर। सेकंड पार्ट का अगर स्पीकर पूछ रहा जाए तो क्विंटिन कॉम्पसन है। और सेकंड पार्ट में जो स्टोरी बताई जाती है वो 1910 की है। यहाँ पर स्टोरी जो बताई जा रही है वो 1928 की है। ओके, फर्स्ट पार्ट में जो बेंजी कॉम्पसन नरेट कर रहा है वो 1928 की है, और क्विंटिन कॉम्पसन जो सेकंड पार्ट को नरेट करता है वो 1910 की स्टोरी होती है। ओके, और उसके बाद में थर्ड पार्ट किसके द्वारा नरेट किया जाता है? तो ये भी ध्यान रखना है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो जेसन के द्वारा नरेट किया जाता है, ठीक है। जेसन कॉम्पसन जो होता है ये इसका थर्ड पार्ट नरेट करता है। ओके, और यहां पर जो स्टोरी है वो फिर से 1928 की बताई जाती है, थर्ड पार्ट में भी 6 अप्रैल 1928 की स्टोरी बताई जाती है। ओके, थर्ड पार्ट जेसन के द्वारा। अब तो ध्यान रखना है, फर्स्ट पार्ट बेंजी, सेकंड पार्ट क्विंटिन कॉम्पसन, और थर्ड पार्ट जेसन के द्वारा बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में अगर इसके लास्ट सेक्शन की बात करें, ठीक है, यानी कि फोर्थ पार्ट की बात करें इसके साउंड एंड द फ्यूरी के, तो इसका लास्ट सेक्शन जो है वो डिल्से के द्वारा, डिल्से नामक एक कैरेक्टर होती है, उसके द्वारा इसको नरेट किया जाता है। एक ब्लैक सर्वेंट है फैमिली में, कॉम्पसन फैमिली में, ठीक है, इसके द्वारा इसको नरेट किया जाता है। और यहाँ पर भी स्टोरी 1928 की ही है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया है, विच कैरेक्टर नरेट द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द नॉवल, तो नाम हो जाएगा बेंजी कॉम्पसन का, ठीक है। अब आपको सेकंड थर्ड भी ध्यान रहेगा, और फोर्थ ध्यान रखना है। फोर्थ एक ब्लैक सर्वेंट होती है कॉम्पसन फैमिली में जिसका नाम है डिल्से, वो नरेट करती है। ओके, अब कॉम्पसन फैमिली का भी समझ लीजिए, साउंड एंड द फ्यूरी में कॉम्पसन फैमिली है, उसकी चर्चा है, मतलब उसी के ऊपर ये कहानी है। ओके, तो इसमें क्या है कि इसमें फैमिली में 3 तो सन है, मतलब 3 तो बेटे हैं, प्लस एक डॉटर है, ठीक है, 1 डॉटर और 3 सन। 3 सन कौन कौन है? तो 3 सन यही है, बेंजी है, जेसन है, और क्विंटन कॉम्पसन है। तो ये तीनों बेटे होते हैं कॉम्पसन फैमिली के, बेंजी कॉम्पसन, क्विंटन कॉम्पसन और जेसन कॉम्पसन। और इनकी एक बहन भी है, या फिर कहें फैमिली की एक बेटी है जिसका नाम है कैंडेंस, ठीक है, जिसको शॉर्ट में कह देते हैं कैडी कॉम्पसन। इसका निकनेम है कैडी और फुल नेम है कैंडेंस कॉम्पसन, ठीक है। इसमें एक कैरेक्टर है हर्बर्ट हेड, ठीक है, हर्बर्ट हेड नाम का भी एक कैरेक्टर होता है। और ये कौन होता है? ये कैडी का हस्बैंड होता है, हस्बैंड ऑफ कैडी, ठीक है, हर्बर्ट हेड ये होता है। एक होता है डाल्टन एमीज जो होता है वो सेड्यूसर होता है कैडी का, ठीक, इस तरीके की ये स्टोरी है। और बेंजी जो होता है, परिवार में जो बेटा होता है ये बेंजी, ये मेंटली रिटार्डेड होता है और ये सारे सीन्स को रिकॉल करता है, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। हालांकि जब हम इसकी समरी करेंगे तो उसमें चीजें और भी क्लियर होंगी आपको।
अभी आगे चलते हैं। इसमें हमने बात कर ली, क्वेश्चन कौन सा था हमारा, कॉम्पसन फैमिली स्टेट, ये हम देख चुके थे, कॉम्पसन प्लेस है। और ये था क्वेश्चन, विच कैरेक्टर नरेट द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द नॉवल, तो ये है बेंजी कॉम्पसन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइटल द साउंड एंड द फ्यूरी इज टेकन फ्रॉम, तो हमें पता ही है कि ये जो टाइटल लिया गया है साउंड एंड द फ्यूरी, जो नॉवल पब्लिश होता है 1929 में, ये कहां से लिया गया है, तो इस शेक्सपियर के मैकबेथ से लिया गया है। ठीक है, मैकबेथ के ए एक्ट 5 में और सीन 5 में एक लाइन बोली जाती है, उससे ये पिक किया गया है, ये जो आपका टाइटल है इसका, विलियम फॉकनर का। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांटेशन ओन्ड बाय थॉमस सुटपेन। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थॉमस सुटपेन नाम का कैरेक्टर होता कौन से नॉवल में है। ठीक है, तो थॉमस सुटपेन, इनका एक वर्क है एब्सोलम एब्सोलम। ठीक है, एप्सिलोम सेलोम एप्सोलेम एप्सिलोम एप्सिलोम, इसमें है ये थॉमस सुटपेन नाम का कैरेक्टर, एप्सिलोम एप्सिलोम में। ओके, अब इसकी क्या स्टोरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें घटित होती हैं और इसमें थॉमस सुटपेन का क्या रोल है। एप्सोलम एप्सिलोम तो नॉवल है ये एक, ये सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1936 में पब्लिश हुआ। ठीक है, उसके बाद में ये डील करता है, डील विद अ मैन थॉमस सुटपेन। इसकी सेटिंग कहाँ की है, तो ये भी ध्यान रखना है, जेफरसन की ही इसकी भी सेटिंग है। ठीक है, जेफरसन जो एक मिसिसिपी का प्लेस है ना, वहीं की स्टोरी बताई गई है। और ये कहाँ पर स्थित है, नियर टू योकनापतपा ऑन द बैंक ऑफ मिसिसिपी में ये सिचुएटेड है। इसके दो थॉमस सुटपेन के दो चिल्ड्रन होते हैं, दो टू चिल्ड्रन ऑफ थॉमस सुटपेन, एक होता है हेनरी और दूसरा बच्चा होता है जिसका नाम है जूडियथ, हेनरी और जूडियथ। ओके, और इसमें एक मिली नाम का कैरेक्टर है जो 15 ईयर ओल्ड गर्ल है, मिली। ठीक है, 15 ईयर ओल्ड गर्ल है। थॉमस सुटपेन had an affair with this girl and she gave birth of a daughter. When her grandfather knew about this, he killed Sutpen. इस तरीके की इसकी स्टोरी है। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांटेशन ओन्ड बाय थॉमस सुटपेन। तो थॉमस सुटपेन के द्वारा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि कौन सा पर्टिकुलर प्लांटेशन था जिसका मालिक था थॉमस सुटपेन। ठीक है, तो सुटपेन्स 100 था, कोल्डफील्ड हाउस था, कॉम्पसन प्लेस था या जेफरसन था। तो ये पर्टिकुलर प्लेस जिसका नाम है सुटपेन 100, इसका मालिक था ये थॉमस सुटपेन जो था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु नरेट द स्टोरी ऑफ थॉमस सुटपेन। थॉमस सुटपेन की जो स्टोरी है वो कौन नरेट करता है, इसी पर्टिकुलर वर्क से ये भी क्वेश्चन है, एब्सोलम से, जो 1936 में पब्लिश हुआ है। कौन नरेट करता है, क्विंटिन कॉम्पसन, शर्मे मैककिनन, रोजा कोल्डफील्ड, हेनरी सुटपेन। तो इसकी स्टोरी को नरेट करने वाला कौन है, तो ध्यान रखना है आपको, रोजा कोल्डफील्ड नरेट करती है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटेगोनिस्ट इन द नॉवल लाइट इन अगस्त। अब देखो, इनका एक नॉवल है लाइट इन अगस्त। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट नॉवल है। अब इसका मेन प्रोटेगोनिस्ट कौन है लाइट इन अगस्त का, ये यहां पे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है जो क्रिसमस, लेना ग्रोव, गेल हाइटओवर या फिर बायरन बंच। लाइट इन अगस्त ये कब पब्लिश होता है वर्क, तो ध्यान रखना है ये पब्लिश होता है 1932 में। 1932 में लाइट इन अगस्त वर्क जो है पब्लिश होता है। दिस नॉवल इज सेट इन द इंटरवॉर पीरियड। ठीक है, किस समय की स्टोरी है, जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था, इंटरवॉर पीरियड की स्टोरी इसमें बताई गई है। इंटरवॉर पीरियड मतलब युद्ध के बीच का जो समय होता है उस समय की स्टोरी है इसमें। ठीक है, 1932 में पब्लिश होता है। इट इज बेस्ड ऑन 2 स्ट्रेंजर्स, 2 स्ट्रेंजर्स के ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है। एक कौन होती है, एक प्रेग्नेंट वाइट वुमेन, ओके, जिसका नाम है लीना ग्रोव,
जो यहाँ पे दिया हुआ है ना लीना ग्रोव, ये एक प्रेग्नेंट व्हाइट वुमेन होती है। और अ मैन हु इज हाइब्रिड ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, और एक व्यक्ति होता है जो हाइब्रिड होता है, मतलब उसके पेरेंट्स जो हैं वो एक ब्लैक है एक व्हाइट है, ठीक है, जिसका नाम है बायरन बंच। बायरन बंच, ओके। इन दो स्ट्रेंजर्स की स्टोरी है और इसमें इन्होंने क्या कवर किया है, ही कवर्स रेस, क्लास, सेक्स, रिलीजन, ठीक है। मेन फोकस इस चीज पे रखा गया है, जैसे आप व्हाइट और ब्लैक की बात कर रहे हो। लीना ग्रोव वेंट टू द जेफरसन्स इन सर्चिंग ऑफ हर हस्बैंड, शी केम फ्रॉम अल्बामा टू जेफरसन। बायरन बंच जो है, ही इज अ बैचलर हु वर्क्स इन अ मिल एंड देयर ही मीट्स एंड फॉल इन लव विद लीना ग्रोव, ठीक है। लीना ग्रोव क्या क्या करने आती है, लीना ग्रोव तो अपने हस्बैंड की खोज में आती है, जेफरसन आती है अल्बामा से, जेफरसन वो आती है अपने हस्बैंड को सर्च करने के लिए, और वो प्रेग्नेंट होती है, वाइट लेडी होती है वो। और बायरन बंच जो है वो एक मिल में काम करने वाला वर्कर है, बैचलर है, और वो मतलब लीना ग्रोव को पसंद करने लगता है। इस तरीके की इसकी स्टोरी है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट इन द नॉवल। तो मेन प्रोटैगोनिस्ट कौन है नॉवल में, तो आप समझ ही गए होंगे प्रोटैगोनिस्ट कौन है। Yes, Byron Bunch. Option number D is the correct answer. Moving to the next question. What is the setting of the novel Light in August? इसकी सेटिंग कहाँ की है, लाइट इन अगस्त की। तो अभी हमने चर्चा की जेफरसन मिसिसिपी की ये सेटिंग है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, What is the title of the first story in the collection Go Down Moses? अब देखो Go Down Moses क्या है, ये एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है। इसमें पहली स्टोरी जो है उसका नाम क्या है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है Go Down Moses में। तो इसकी जो पहली स्टोरी होती है उसका नाम है वॉज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वॉज। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल प्रोटैगनिस्ट। अब ये गो डाउन मोसेस की बात हो रही है, नहीं, आई थिंक ये दूसरे नॉवल की बात हो रही है, जिस नॉवल का नाम है सेंचुरी। सेंचुरी, ठीक है, ये एक नॉवल है इनका। अब इसमें एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, ज्यादातर इनके जो वर्क है उनमें मेल प्रोटैगनिस्ट देखने को हमें मिलता है, लेकिन इनका जो वर्क है ना द सेंचुरी, इसमें एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, उसका नेम क्या है। कब पब्लिश हुआ ये नॉवल, 1931 में पब्लिश होता है, और इसका एक सेंसेशनल प्लॉट रहा है। इट मूव्स अराउंड मिसिसिपी टीनेज गर्ल स्टूडेंट, जिसका नेम होता है टेम्पल ड्रेक। टेम्पल ड्रेक ये इसकी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, ठीक है, टेम्पल ड्रेक। इट इज अ स्टोरी ऑफ रेप एंड अडक्शन ऑफ टेम्पल ड्रेक ड्यूरिंग द प्रोहिबिशन एरा। टेम्पल ड्रेक फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ सम immoral bootleggers. For Faulkner, it proved to be a pot boiler. He simply wrote it to earn a quick buck. It is one of his controversial work. और इसमें एक फिल्म भी बनी है इस पर, द स्टोरी ऑफ टेम्पल ड्रैक, ठीक है, इस पर बेस्ड है एक फिल्म। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, मतलब बहुत ही इमोशनल कर देने वाली स्टोरी है इसकी, ओके। तो राइट आंसर टेम्पल ड्रैक है इसमें, मेन प्रोटैगनिस्ट जो है। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द नॉवल अ फेबल। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ये, इसके लिए इन्हें 2 प्राइज मिल चुके हैं। अ फेबल के लिए पुलित्जर प्राइज भी मिला है और नेशनल बुक प्राइज भी मिला है, ठीक है। अब इसकी सेटिंग कहाँ की है नॉवल की, अ फेबल जो वर्क है इनका, उसकी सेटिंग पूछी जा रही है। वर्ल्ड वॉर 1 की है, वर्ल्ड वॉर 2 की है, अमेरिकन सिविल वार की है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ये कब आता है, 1954 में ये पब्लिश होता है। उसके बाद में 1955 में इसके लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज मिल जाता है, ठीक है। और इसकी जो सेटिंग है वो कब की है, वर्ल्ड वॉर 1 की है, ओके। कहाँ की है, फ्रांस की, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 फ्रांस। कॉर्पोरल स्टीफन रिप्रेजेंट्स द रीइंकार्नेशन ऑफ जीसस। He, with his squad of 12 orders 3,000 troops to disobey orders to attack in the trench warfare. The Germans also do not attack. The war comes to an end. Now soldiers realize that it takes 2 sides to begin a war. ठीक है, मतलब ये पूरी स्टोरी किस पर बेस्ड है, ओवरऑल वॉर की जो सिनेरियो है इस समय का, उस चीज पर बेस्ड है। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल अ फेबल। इसकी थीम क्या है? अब जब हमने देख लिया कि वॉर पर डिपेंड करता है तो थीम भी कैसी होगी, आप इजीली आंसर कर पाओगे। वॉर एंड सेक्रीफाइस, लव एंड रिडेम्पशन, मोरालिटी एंड जस्टिस या आइडेंटिटी क्राइसिस। ऑब्वियसली बात है, वॉर एंड सेक्रीफाइसेस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल द रीबर्स। देखो इनका लास्ट नॉवल है ये, विलियम फॉकनर का, है ना, पोस्टमसली पब्लिश होता है 1962 में। ठीक, अब इसके मेन प्रोटैगनिस्ट कौन है? लूसियस प्रिस्ट, बून होगानबेक, नेड मैककैस्लिम या फिर ऑटो सेकल्टस। बताइए। द रेबर्स, इसके मेन प्रोटैगनिस्ट कौन होते हैं? लूसियस प्रिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द रिवर्स जो 1962 में पब्लिश हुआ है, सबसे लास्ट नॉवल है, और इसके लिए भी इन्हें पॉस्टमसली क्या मिलता है? पुलित्जर प्राइज मिलता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है ये वर्क, ध्यान रखना। 1963 में इसके लिए इन्हें दूसरी बार पुलित्जर प्राइज मिला, एक बार फेबल के लिए मिला और दूसरी बार द रेबरी के लिए मिला है। ठीक है, फॉकनर आल्सो गॉट द पुलित्जर प्राइज फॉर अ फेबल। इट बिलोंग टू अ पिकारेस्क ट्रेडिशन। ठीक है, द स्टोरी ऑफ द नॉवल टेक्स प्लेस इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, जहां पर एक यंग बॉय होता है जिसका नाम है लूसियस प्रिस्ट विद हिज फ्रेंड। उनका फ्रेंड का नाम क्या होता है? बून होगान। ये इनके फ्रेंड होते हैं, होगानबेक। बून होगानबेक जो है ना, ये लुइस प्रिस्ट के फ्रेंड हैं। ओके, इन्हीं दोनों की स्टोरी है ये। विशेस टू गो टू मेम्फिस, बून स्टील द कार ऑफ लूसियस ग्रैंडफादर। Ned McCaslin is a black man. He works with Boone at the horse stable of Lucius' grandfather. Ned wants to win money, so he tries his hand in race horsing. Okay, Boone has courtship with Miss Corey. ठीक है, इसमें ये सारे कैरेक्टर्स हैं। The real name of Miss Corey is, ये भी ध्यान रखना है, एक मिस कॉरी नाम का कैरेक्टर होता है। एक मिनट, मिस कॉरी नाम का कैरेक्टर है। ठीक है, इनका जो रियल नेम होता है वो होता है एब्रब कॉरिनिथिया। ठीक है, रियल नेम ध्यान रखना है इनका, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, एब्रब कॉरिनिथा, कॉरेंथिया। ठीक है, ये इनका रियल नेम है। तो यहां पे जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कौन है? लूसियस प्रिस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल द रेबरीज। इसकी थीम क्या है? कमिंग ऑफ एज, फैमिली डायनेमिक्स, रेशियल टेंशन या फिर मॉरल ग्रोथ। तो यहां पर जो मेन थीम है वो है कमिंग ऑफ एज। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेजिनरी कंट्री योकनाप्तपहा अकर्स इन द नॉवल ऑफ। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, एक इमेजिनरी कंट्री की बात होती है किनके नॉवेल्स में? विलियम फॉकनर के नॉवेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हिच पार्ट ऑफ यूएस हैज बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन। यूएस का वो कौन सा पार्ट है जिसके बारे में ज्यादातर फॉकनर ने अपने फिक्शंस में, अपने नॉवेल्स में लिखा है? नदर्न पार्ट के बारे में, सदर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट। तो राइट आंसर क्या है? द सदर्न पार्ट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है ये टीजीटी पीजीटी में। और देखिए, जो हम विलियम फॉकनर को कर रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर है हर एक लिटरेचर के एग्जाम के लिए। विच नॉवल रिटन बाय फॉकनर इज अबाउट वर्ल्ड वॉर वन एंड इट्स आफ्टरमैथ। वो पर्टिकुलर कौन सा नॉवल है जो मतलब फॉकनर के द्वारा लिखा गया है, किसके बारे में? वर्ल्ड वॉर वन के बारे में और उसके बाद की जो घटनाएं थी उनके बारे में। सोल्जर्स पे, साल्टोरिस, द साउंड एंड द फ्यूरी, सेंचुरी। तो ध्यान रखना है वर्ल्ड वॉर वन के बारे में। फेबल की भी स्टोरी हालांकि वर्ल्ड वॉर वन की ही है, लेकिन यहाँ पे फेबल तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें ना, वर्ल्ड वॉर वन के बारे में कहाँ पे और चर्चा हुई है, तो सोल्जर्स पे में हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, जो मतलब इनका पहला फर्स्ट नॉवल है जो 1926 में पब्लिश हुआ है। ध्यान रखना है, वर्ल्ड वॉर वन की घटनाओं के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, विच नॉवल ऑफ फॉकनर इज आल्सो नन एज अ बॉयज एम्बिशन। इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब ये बताना है कि विलियम फॉकनर का एक नोवेल है जिसका सब टाइटल कह लीजिए या एक अदर टाइटल बोल लीजिए, उस नोवेल को अ बॉयज एम्बिशन के नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा नोवेल है? विलियम फॉकनर का ऐसा नोवेल जिसका दूसरा नाम क्या है? अ बॉयज एम्बिशन। एप्सिलॉम एप्सिलॉम है, लाइट इन अगस्त है, साउंड इन द फ्यूरी है, या फिर मॉस्किटोज है? कौन सा नोवेल है वो? तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है एप्सिलम एप्सिलम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है, इसलिए अब देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना क्या है कि आपको इसका सेकंड पार्ट जरूर देखना है, क्योंकि हमने जो जितनी भी सारी चीजें की हैं अभी इससे टॉप 50 क्वेश्चंस में इसके सेकंड पार्ट में लेके आऊंगी। ठीक है, अब उसमें क्या होगा कि हम क्वेश्चंस के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, इनके वर्क्स की कुछ समरी होगी, इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, वो भी आपको मैं क्वेश्चन के साथ साथ कवर अप कराती चलूंगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो कैसी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अपना सजेशन रखना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।